नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली और बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को किस मामले की रिपोर्ट सौंपी है। इसके साथ ही जानकारी देंगे कि कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर्स ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार। उमर अब्दुल्ला फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक। विनेश फोगाट ने पहली बार में मारी बाजी। कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खर्च का दिया ब्यौरा। 2024 में हुए 5 इलेक्शंस में खर्च किए 585 करोड़ रुपए। विज्ञापन और मीडिया कैंपेन पर खर्च किए 410 करोड़। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूसीसी कानून। कमेटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी फाइनल रिपोर्ट। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स ने एक साथ दिया इस्तीफा। भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स के सपोर्ट में दिया रिजाइन। कल देशव्यापी अनशन करेंगे हड़ताल। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से मुलाकात करेंगे पुतिन। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में होगी मीटिंग। रूसी राष्ट्रपति इजरायल के खिलाफ ईरान को दे सकते हैं समर्थन। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने जा रही हैं। वहीं हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर में गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। वहीं बीजेपी के खाते में 27 सीटें और पीडीपी के खाते में 3 सीटें आई हैं। 1 सीट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और जेपीसी के खाते में भी आई है। वहीं 7 निर्दलीय भी इस विधानसभा चुनाव में जीते हैं। 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उमर अब्दुल्ला को बडगाम और गांदरबल दोनों ही सीटों पर जीत मिली है। दूसरी ओर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से हार गई हैं। उन्होंने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के फैसले को स्वीकार करती हूँ। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नौशेरा सीट से हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो यहां लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कुल 90 सीटों में से 49 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 36 सीटें आई हैं और 5 सीटें निर्दलीय जीते हैं। जींद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रही पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को भी जीत मिली है। उन्होंने अपने बीजेपी के प्रतिद्वंदी कैप्टन योगेश बैरागी को हराया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने इस साल हुए सभी चुनावों पर कितना खर्च किया है, इसका सारा ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 समेत 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा चुनाव में हुए खर्च की पूरी रिपोर्ट इसी को सौंपी है। कांग्रेस के मुताबिक पार्टी ने 585 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पार्टी ने 20 मार्च से 1 जून तक कुल 5 चुनाव में खर्च किए गए पूरे ब्यौरे को चुनाव आयोग को सौंपा है। कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 585 करोड़ में से 410 करोड़ रुपए विज्ञापन और मीडिया कैंपेन पर खर्च किए गए। वहीं 46 करोड़ रुपए सोशल मीडिया और ऐप के वर्चुअल कैंपेन के लिए खर्च किए गए। सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना होता है। ये ब्यौरा चुनाव परिणाम घोषित होने के 75 से 90 दिनों के भीतर ही इसी को सौंपना होता है। समय पूरा होने के बाद भी कभी कभी पार्टीज खर्च की जानकारी नहीं देती तो इस पर चुनाव आयोग पार्टीज को नोटिस भेजता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून लागू हो सकता है। राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई इस रिपोर्ट को यूसीसी कमेटी जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए तैयार की गई ये रिपोर्ट सिफारिशों का मसौदा है, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे पर्सनल कानूनों को समान रूप से लागू करने का प्रावधान शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कुछ दिनों पहले ही घोषणा की थी कि राज्य सरकार 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर यूसीसी लागू करना चाहती है। इसके साथ ही उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य भी बन जाएगा। इसी साल 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ध्वनिमत से पास हुआ था। वहीं 13 मार्च को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आज कई सीनियर डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अस्पताल के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने अमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में एक साथ रिजाइन किया है। इससे पहले मेडिकल कॉलेज में कई डिपार्टमेंट और उनके हेड्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा देने का फैसला किया। एक सीनियर मेंबर का कहना है कि जूनियर डॉक्टर्स एक मकसद के लिए अमरण अनशन कर रहे हैं। हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और ये संदेश देने के लिए ही हमने इस्तीफा दिया है।
दूसरी तरफ 6 जूनियर डॉक्टर्स के अमरण अनशन का आज चौथा दिन है। उन्होंने कहा कि हम किसी बाहरी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इसी बीच फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी FAIMA ने पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। FAIMA ने कहा कि 9 अक्टूबर को देश भर में डॉक्टर्स भूख हड़ताल करेंगे। वहीं ममता सरकार ने डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील भी की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरसात के मौसम के बाद लगातार लखनऊ में डेंगू डंक मार रहा है। बीते 12 दिनों में तेजी से डेंगू के मरीजों की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान 445 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में लखनऊ में डेंगू के 22 केस सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या अब 801 तक पहुंच गई है। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही राजधानी के ब्लड बैंक में प्लेटलेट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल लगातार जारी है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से 11 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में होगी। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालातों पर चर्चा करने के लिए पुतिन ईरानी राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। ये मुलाकात शुक्रवार यानी 11 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में होगी। जानकारी के मुताबिक पुतिन का तुर्कमेनिस्तान का ये आधिकारिक दौरा होगा। अपने इस आधिकारिक दौरे पर ही पुतिन ईरानी समकक्ष से मुलाकात करेंगे। वहीं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि पुतिन मिडिल ईस्ट की इस जंग में खुलकर ईरान का समर्थन कर सकते हैं, जबकि रूस खुद पिछले 2 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, जहां अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने उसके साथ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में अमेरिका के कट्टर विरोधी पुतिन खुलकर ईरान को अपना समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।